दूरदर्शन शिमला के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है दूरदर्शन शिमला के इस नए कार्यक्रम हलचल में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच हर अंक में किसी एक नए समसामयिक विषय पर विद्वानों और विशेषज्ञों के विचार और जानकारी साझा करेंगे। हमारे इस अंक में हम आपके समक्ष लेके आए हैं एक खास बातचीत आपदा प्रबंधन पर। ये बातचीत का संदर्भ है पिछले एक हफ्ते में हिमाचल में आई अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उनको लेकर, खासकर जो 7 से 10 जुलाई के बीच में हमारी स्टेट ने जो आपदा देखी है उसको लेकर। इस बातचीत के अंदर हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो हैं श्री सुरेंद्र चौहान, आप शिमला नगर निगम के महापौर हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं श्री शमशेर सिंह जी। श्री सिंह स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स में एसपी के पद पर कार्यरत हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस विषय से जुड़े बहुत से पहलू हैं और ये बातचीत बहुत लंबी भी हो सकती थी, लेकिन हमारे पास क्योंकि समय की कमी है तो हम कोशिश करेंगे कुछ खास बिंदुओं पर अपनी इस डिस्कशन को, अपनी इस वार्तालाप को हम उस पर फोकस रखें और कुछ एक सकारात्मक पहलुओं की ओर जाएं, कुछ एक सकारात्मक सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएं। तो शमशेर सिंह जी, मैं चाहूँगा कि हम आपसे इस बातचीत की शुरुआत करें। तो अभी हमने पिछले एक हफ्ते में जो कुछ अपने स्टेट में देखा, बहुत सारी जानो माल का नुकसान हुआ और जिन लोगों ने इस चीज़ को भुगता है, जिन लोगों को ये नुकसान हुआ है, शुरुआत में ही मैं दूरदर्शन शिमला की ओर से और पूरी स्टेट की मशीनरी की ओर से उन सब के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। लेकिन उस संवेदना के साथ साथ अब हम एक और ऐसे ही एक फेज़ की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे शायद दोबारा से बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि की संभावनाएं पूरे स्टेट में व्यक्त की जा रही हैं। तो सबसे पहले, जैसे ही हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए आप एज एन एक्सपीरियंस पर्सन जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर रिस्पांस के साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी सलाह क्या है कि आने वाले दिनों में वो खुद को और अपने परिजनों को, अपने गांव वालों को, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं पिछले समय से जो है डिज़ास्टर्स के रिस्पांस फोर्स के लिए काम कर रहा हूँ और हमारे पास पूरे स्टेट में 3 कंपनियाँ हमारी जो है डिप्लॉयड हैं। एक कंपनी हमारी जो है स्को धर्मशाला में, दूसरी पंडो मंडी में और तीसरी हमारी जो कंपनी है यहाँ जुनगा, और साथ में उनका एक पार्ट जो है हमारा यहाँ भराड़ी में है। पर जो लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ, डिज़ास्टर के समय जब जो हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एज वेल एज हमारी जो है डिज़ास्टर से संबंधित जो भी लोगों की हमें आप लोगों को सूचना देते हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, जब पानी ज़्यादा आता है तो जो है अपने और अपने माल का या पशुओं का जो प्रॉपर ध्यान रखें और उनको जो है अननेसेसरली यात्राओं से बचें। और जो भी प्रशासन की आपके वो डायरेक्शन मिलती है, एडवाइस मिलती है, तो समय समय पर जो है आप उनका पालन करते रहें। और इन केस अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास जो है आप 100 नंबर जो कि पुलिस का नंबर है और 112 नंबर इमरजेंसी रिस्पांस जो नंबर है, आप उस नंबरों पे भी आप सूचना दे सकते हैं, तो सो दैट आपके जो डिज़ास्टर के समय में जो है हम आपकी मदद कर सकें और अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं जो आपकी सेवा कर सकें। पर डिज़ास्टर आए ना, इसी को हम सबसे पहले ध्यान में रखें और जो गवर्नमेंट की जो हमारी जो है डायरेक्शंस होती है उनका आप पालन करते रहें। अहम बात है कि जो प्रशासन द्वारा जो समय पे एडवाइजरी जो जारी की जाती है उसको लोग फॉलो करें जी। और आपने 2 नंबर बताए, एक 100 नंबर और 112 नंबर। जी सर। ये नंबर क्या सिर्फ लैंडलाइन से डायल हो सकते हैं या मोबाइल से डायल करने के लिए कोई लोकल कोड लगाना पड़ेगा, या सिर्फ 100 नंबर और 112 नंबर डायल कर सकते हैं? आप उनको इमरजेंसी, आप कोई भी हमारी जो सर्विसेज है, ये इमरजेंसी सर्विसेज है, इसको आप कर सकते हैं और ये हो जाते हैं बिना किसी कोड लगाए। आप मोबाइल से भी डायल आप डायल कर सकते हैं, क्योंकि हर जो हमारी एजेंसीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये लोग जो है इसको जो है वैलिड करवाते हैं और इससे हो जाती है इमरजेंसी सर्विसेज। जी। जो हमारे पिछले हफ्ते स्टेट में जो भी आपदा आई है,
इसके अंदर हालांकि अखबारों में टेलीविज़न चैनल से बहुत सारी खबरें लोगों तक पहुंची हैं। आपका आंकलन क्या है कि जो हमारा जो भी डिज़ास्टर हुआ है, जो भी आपदा देखी है स्टेट ने, वो कितनी भीषण है? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी स्टेट ने बहुत बड़ा जो है डिज़ास्टर फेस किया है, खासकर जो है हमारे रोड, हमारा जो है वाटर सप्लाई स्कीम्स, और हमारे जो है कुछ लोगों के जो पूरे जीवन भर की जो पूंजी है, बहुत सारे मकान ढहे हैं, बहुत सारे लोगों के जो खेत खलियान जो है इसकी चपेट में आए हैं। नो डाउट कि जो नेशनल मीडिया पे या उस पे आ रहे हैं, वो टूरिस्ट जो काफ़ी लोग फंसे हैं, उनको हमने निकलवाया है। हमारे एसपी लेवल के जो अधिकारी जो हैं चंदरताल पे जाके जो है कैंप किए हैं, पूरे स्टेट के जो है मशीनरी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब और हमारे जो है चीफ सेक्रेटरी साहब जो टाइम टू टाइम जो है इस आपदा का जो है मॉनिटर कर रहे हैं, और लोगों को जो है प्राथमिक सहायता देकर जो है उनको इस रेस्क्यू से बाहर निकाला जा रहा है। साथ साथ जो है इसका जो जितना लॉस हुआ है उसका जो है अभी जो है कंपाइलेशन होगी। जब हम जैसे डिजास्टर में मेन चीज़ें होती है, पहले आपका रहेगा मिटिगेशन, उसके बाद प्रिपेयरनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी। अब जो रिकवरी का जो पार्ट रहेगा, नो डाउट अरबों में ये खर्चा होगा। इसके लिए हमारी बहुत बड़ी मशीनरी जो स्टेट की काम कर रही है, कंपाइल कर रही है, और जिस जगह का जो नुकसान हुआ है, अब जहाँ तक हमारा दुख तो होता है जिस व्यक्तियों के परिवार के लोग जो है इस रास्ते में जो है गए हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन जो दूसरा मैन मेड या दूसरा जो रिकवरी हो सकती है, उसके लिए जो हमारी सरकार और हमारी जो पुलिस फोर्स जो है उनके साथ हमेशा है। जी शमशेर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी का एक छोटा बट एक बहुत अहम जो भाग है वो हमारे जो प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, उससे जुड़ा है। शिमला के अंदर भी बहुत जगह भूस्खलन हुआ है, और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो है पानी की। लेकिन पानी वाले मुद्दे पे हम बाद में आएंगे, लेकिन जो जान माल का जो नुकसान शिमला में हुआ है, सुरेंद्र चौहान जी, आप का आंकलन उसके बारे में क्या है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो शिमला और आसपास के क्षेत्र में जो हमारे डंपिंग होती है, जिसको हम डेवलपमेंट के नाम पे मैं कहूँगा कि जो इलीगल जो डंपिंग होता है, वो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, इवन जो पर्सनल आदमी भी कोई काम कर रहा है, जो डंपिंग का जो कोई भी एग्रीमेंट या कोई साइन होता है, जब भी कोई आपका कार्य बड़े क्षेत्र में होता है, तो एक डंपिंग साइट दी जाती है। जो मैंने इसमें पाया, क्योंकि मैं खुद इसमें काफ़ी क्लोजली हमने वॉच किया, तो उसमें इलीगल डंपिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पानी के स्रोत में वो, चाहे आपका अभी जो इतनी बड़ी त्रासदी आई है हिमाचल प्रदेश में, एक करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, कि मैं समझता हूँ कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा है ये, नॉट ये कि आप एक इसको छोटा सा राज्य का नियम मामले राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए, क्योंकि पूरे हिमाचल एक पहाड़ी राज्य, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और दूसरी जी शिमला से जुड़े ऐसे और डंपिंग के अलावा और भी बहुत सारे कुछ इश्यूज हैं जिन पे हम आगे बातचीत में आएंगे। फिलहाल जैसे आपने डंपिंग की बात की, तो डंपिंग से रिलेटेड और भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस के मामले हैं, रिवर्स को इंक्रोच करने के मामले हैं। तो शमशेर सिंह जी, आपका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या आपको लगता है ये जो अभी इतनी बड़ी क्षति हुई है, क्या इसे रोका जा सकता था? क्या हमारे कुछ एक्शंस ऐसे हो सकते थे जो हम ना करते तो ये जो प्रकृति के प्रकोप को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रकोप को हम शायद मिनिमाइज या उसको कम कर सकते हैं? तो मेयर साहब ने अभी एक बात की है इलीगल डंपिंग की, इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी मामला है। आपका क्या इस पे विचार है कि क्या हम इसको ऐसे फ्यूचर में सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्या ये जो क्षति है वो मिनिमाइज हो? डेफिनेटली जो प्राकृतिक जो आपदा होती है उसको तो इंसान नहीं रोक सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम हो और उससे लोगों का जान माल का नुकसान कम हो, इसको डेफिनेटली रोका जा सकता है। जो आप जैसे डंपिंग की बात कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है डंपिंग साइट प्रॉपर जो है वो चयनित होनी चाहिए और सही जगह पे ही डंपिंग और कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अगर हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि नदी के किनारे
अपने डंपिंग साइट कई जगह बना लेते हैं, कई जगह मकान बना लेते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे मकान इस त्रासदी में जो है बिल्कुल जो नदी के साथ थे जो एकदम निकल गए। तो ये चीज़ हम पहले ध्यान नहीं देते हैं। अभी हाल फिलहाल कोर्ट ने भी यस। इस चीज़ के ऊपर जो किरत लेन फोर लेनिंग की जो डंपिंग जो हुई है उसको लेके एक संज्ञान लिया था। ये जो पूरा इस पूरी त्रासदी के अंदर जो एजेंसीज का रिस्पांस रहा है, हमारा काफ़ी बड़ा एक मैकेनिज्म है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, डिज़ास्टर रिस्पांस का। हालांकि आप एसडीआरएफ में कार्यरत हैं, शायद ये सवाल जो है अपने आप में अटपटा लगे आपको, लेकिन क्या एजेंसियों के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? क्या कुछ बेहतर किया जा सकता था? कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो किसी भी क्षेत्र में कभी भी की जा सकती है, कभी भी संपूर्ण नहीं होती है, और हर व्यक्ति को इम्प्रोवाइजेशन जो है आप अपनी फील्ड में करनी चाहिए जी। अब जिस एजेंसीज का जो कर्तव्य जो है उनको दिया गया है वो उनको अपनी एजेंसी को करना चाहिए, और ये मेरी उनसे प्रार्थना भी है ताकि जो हम बड़ी बड़ी त्रासदी से बच सकें जी। चौहान साहब, एज अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्या आप संतुष्ट हैं एजेंसियों के रिस्पांस से? नहीं, देखिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना ये कि आप अपने आदमी को हमारी अपनी पर्सनल हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वो जब तक हम सरकारें तो आएगी या जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए हर फील्ड में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सफाई का इशू है, चाहे वो पानी का वेस्टेज का इशू है, चाहे आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो। लेकिन सबसे पहले आपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत अच्छी बात की। आप दोनों से ही मेरा सवाल रहेगा कि क्या डिज़ास्टर के समय पे एक तो डिज़ास्टर मिटिगेशन हो गया और एक डिज़ास्टर रिस्पांस हो गया, मैं अभी अपने आप को सिर्फ कन्फाइन कर रहा हूँ रिस्पांस को लेकर, क्या नागरिक संगठन या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या सामूहिक तौर पे जो हमारे नागरिक हैं वो अपने आप को इस तरह के रिस्पांस के लिए, डिज़ास्टर के रिस्पांस के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं? क्या उनके लेवल पे भी कोई जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूजुअली पुलिस को कहा जाता है, क्या हम अपने नागरिक के अंदर वो क्षमता विकसित कर सकते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही नागरिक संगठन बन जाए? इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पुलिस को भी तो कोई ना कोई नागरिक इन्फॉर्मेशन देता है जी। पुलिस अपने आप तो सो मोटो रेयर कोई केस करती है या किसी रेयर केसेस पे जाती है। जो नागरिक है वो पहल करें इस तरह की जो आपदाएं हैं या इस तरह की जो कोई घटनाएं घटती हैं, तो हम जो है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत भी चलाते हैं, उनको भी अवेयर कराते हैं, और हम आपदा से जो प्रभाव है उसका कम हो, मान लीजिए अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड्स हो, उसका प्रभाव कम हो, तो इस तरह के हम कोर्सेज जो है कम्युनिटी में भी करवाते हैं, कहीं स्कूलों में भी करवाते हैं। अपने स्कूलों में, कॉलेजों में कई बार हमने देखा है कि फायर सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं, अर्थक्वेक की रिस्पांस के लिए ड्रिल्स होती हैं। इसी तरह मान लीजिए फ्लड्स या फिर जो लैंडस्लाइड्स है उस टाइम पे किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, मान लीजिए कॉलेज के एनएसएस यूनिट्स को या फिर एनसीसी के यूनिट्स को, इस तरह की ट्रेनिंग का कुछ? यस, हम करते हैं। हमारे जितने भी जो तीनों बटालियन की जो हमारी कंपनीज है, हम जो है पब्लिक अवेयरनेस और स्टूडेंट्स अवेयरनेस इस तरह के कोर्सेज जो है छोटे छोटे करवाते रहते हैं, ताकि जो है जनमानस और साधारण व्यक्ति भी अगर इस आपदा में कहीं फंसता है तो उससे कैसे बचें और उसका जो प्रभाव कम हो, इसलिए जो हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये हमारे शेड्यूल में भी है। हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए मैं इस समय पर ये भी चाहूँगा कि आप जो हमारे स्टेट के अंदर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर रिस्पांस का जो एक पूरा मैकेनिज़्म है, जो पूरा एक मशीनरी है, एनडीआरएफ से लेकर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आगे एसडीआरएफ, तो ये कुछ मोटे मोटे बिंदु अगर आप लोगों को बताएं और वो किस तरह से उनकी मदद में सहायी हो सकते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या डिज़ास्टर एसडीआरएफ है या एनडीआरएफ है, आपका एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, ये सारी जो है एक कोई भी काम स्टेट में या कंट्री में होता है, कोई ना कोई एक्ट होता है। तो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 से जो है दिसंबर में पारित हुआ है, उसके तहत जो है डिफरेंट नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग अथॉरिटीज़ बनी हैं। उन अथॉरिटीज़ का जैसे मैं अपनी स्टेट के बारे में ही कहना चाहूँगा, तो हमारे जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे रेवेन्यू हैं वो हेड हैं, और चीफ सेक्रेटरी भी उसमें उनके चेयरपर्सन्स हैं। उसके बाद जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती है,
उसमें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हमारे डीसी साहब और एडीएम साहब जो है इसके मेंबर्स होते हैं, उनके पास जब कोई किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कोई आपदा होती है, रिपोर्ट जाती है, तो और वो रिपोर्ट पे हम एसडीआरएफ को हमको जो है डायरेक्शन देती है कि आपको यहाँ रिपोर्ट करना है, आपको यहाँ करना है। और डिज़ास्टर एक अकेली एजेंसी का ही काम नहीं है कि कोई मैं एसडीआरएफ का मैं अकेला आदमी ही करूँ या मेरे लोग करें। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के जितने भी हमारी सारी मशीनरी जो है इस एक्ट के तहत जो है मोबिलाइज हो जाती है, क्योंकि डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हमारी कम्युनिटी तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो इसलिए पूरी इस कम्युनिटी को सही दिनचर्या में लाने के लिए, उनके नुकसान को भरपाई करने के लिए जो है हमें जो है पूरा एक स्टेट काम करता है। तो और एक फिर कमांडर की तरह जो है हमारे जो चीफ सेक्रेटरीज हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरीज हैं ये काम करते हैं। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ही है। कई बार ये बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसका जो अभी जो क्षति हुई है, ये जो हमने आपदा देखी है, ये इसका प्रकोप कुछ कम था, लेकिन जो फोकस रहा है नेशनल मीडिया का भी जो इसको कवर करने के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो नेशनल हाईवेज़ के इर्द गिर्द जो डिज़ास्टर हुआ है, जो उसके अंदर जो नुकसान हुआ है उसको लेकर है। लेकिन जो हमारी कम्युनिटीज़ अंदर गाँव के अंदर हैं, जो अंदर वैलीज़ के अंदर हैं, जिन्होंने इसको फेस किया है, वो उस फोकस से कहीं वंचित रह जाती हैं। तो क्या आपके ऊपर भी वो नेशनल मीडिया का जो प्रेशर रहता है उस रिस्पांस के अंदर कि आपका जो ज़्यादा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो ऑप्टिक्स के लिए या फिर हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए वो हाईवेज़ के आसपास जहाँ पे कैमरे की नज़र है वहाँ पे रहे, या फिर वो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे एक्चुअल लोकल लोग जो फंसे हुए हैं उनके तरफ भी उतना ही रहता है? नहीं, हाँ देखिए, उसमें मेरा ये अपना पर्सनल, आपने बहुत सही बात की कि एक मीडिया में एक हाइपर क्रिएट किया जाता है कि आप में नेशनल न्यूज़ बनने के लिए आप उसको वहाँ करें, लेकिन हिमाचल एक ग्रामीण हिली प्रदेश है, ग्रामीण गांव में ज़्यादा जनता रहती है। लेकिन और जो आपको मैं बताऊँ, मैं खुद पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इतना लोगों का नुकसान हुआ है कि बगीचे के बगीचे तबाह हो गए। और इतने जो न्यूली हम एप्पल ग्रोइंग स्टेट है हिमाचल, जिसमें लगभग 4,000-5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है। जो बगीचे बह गए हैं, लोगों के मकान टूट गए हैं, मकान बह गए हैं, और जो आपका जो सॉइल है वो बिल्कुल इतनी वीक होगी कि उसके आसपास का क्षेत्र, जान दरिया के साथ साथ जो मकान बनाते हैं लोग उनके वहाँ, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी आई, क्योंकि लगभग दरिया से 20-30 मीटर तक आगे ये फ्लड आया है। लेकिन तो सर इसके अंदर एक एनजीटी की भी गाइडलाइंस हैं कि 25-30 मीटर तक आप दरिया के आसपास कंस्ट्रक्शन ही ना करें। वो गाइडलाइंस हम क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं? चाहे आप मनाली के केस में देख लीजिए, आप मंडी के केस में देख लीजिए, एक ज़माने में सतलुज में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी रामपुर में, उसके अंदर ही कुछ बस्ती बह गई थी। तो वो जो दरिया के अंदर जाके, दरिया के किनारे जब कंस्ट्रक्शन होगा तो दरिया तो अपनी जो जगह है उसको रिक्लेम करेगा। तो इसके अंदर हमारी जिम्मेवारी कहाँ पे आती है कि हम दरिया से हटकर कम से कम कंस्ट्रक्शन करें, उसके अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, उनकी क्लियरेंसेस, उनकी जो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं वहाँ पे क्या हमारी सरकारें जो हैं वहाँ पे उनमें कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। इसमें काफ़ी कमी है। जो हमारा एनजीटी को या आपका जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो हमारा डेवलपमेंट प्लान होता है, उस हिसाब से बहुत जगह कार्य में ऐसी इस तरह इसमें कमी रहती है, क्योंकि जो आपके नदी के किनारे या दरिया के साथ मकान बनते हैं उसका एग्जैक्टली उसका वो नहीं कर पाते। हमारे को उसका इसमें कमियां है, इसमें निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से लेने का विचार भी, और इंडिविजुअल जो जिसकी ज़मीन है या जगह है वो प्रॉपर्टी, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए उसको, क्योंकि हम दरिया के आसपास इतनी कंस्ट्रक्शन करें कि वो जो ऐसी आपदा आ जाती है, क्योंकि आपदा किसी को बोल के नहीं आती, वो कभी भी आ सकती है। इन चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टेट के अंदर एक बहुत पिक्यूलियर सा एक कंडीशन है कि जो शायद प्लेन्स के अंदर जो राज्य हैं उनको इस चीज़ों को नहीं फेस करना पड़ता। हमें बहुत तरह की आपदाएं फेस करनी पड़ती हैं। हमें क्लाउड बर्स्ट से लेकर फ्लैश फ्लड्स हैं, भूस्खलन है, ज़मीन का धंसना है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, अर्थक्वेक्स
तो है ही हैं जो हम सेस्मिक जोन में बैठे हैं, तो हमारा कहीं पे शायद जो डेवलपमेंट का जो प्लान है, हमारे जो डेवलपमेंट की ओरिएंटेशन है, वो शायद प्लेन्स के साथ जो हमारी एक रेस है कि उसी तरह की डेवलपमेंट, उसी तरह के घर, उसी तरह की बिल्डिंग, वहाँ पे भी हमें कुछ एक अपना फोकस बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये हमारा प्लेन्स और पहाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल अलग नज़रिया है हमारा, क्योंकि हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में तो प्लेन्स में तो शहरों में तो 20-20, 25-25, 50-50 मंजिलें बिल्डिंगें बन सकती है, लेकिन हमारे जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में तो बड़ा लिमिटेड सा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लिमिटेड सा आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। और आपने कहा कि ये यहाँ पे भूचाल और कई दफ़ा आने के बहुत खतरा रहता है, तो हल्का सा भी कोई झटका आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में बहुत ज़्यादा होती है, जो प्लेन शहरी क्षेत्र में बहुत कम है। और अलग अलग आपदाओं से हम बड़े वो रहते हैं, चाहे आप भूस्खलन बोलो या आपका ये आपदा जो जी ज़्यादातर बारिशें होने की वजह से, इसमें बहुत सारे रीज़न जो हिमाचल जो पहाड़ी राज्य है उसको फेस करता है। इसीलिए मैंने हमारा आग्रह भी रहा है, मतलब चाहे वो देश की सरकार से, और हम ये चाहते हैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई इसका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसको इतना बड़े हम अलग अलग इश्यूज़ पे हम झटके सहन कर रहे हैं। इसमें कई तरह की समस्या आ रही है हमारे को, कुछ कमियां हमारी भी रही हैं, चाहे वो डंपिंग के लेके लेको, चाहे आप मलबा आप जगह जगह गिर रहा है, वो दरिया में जा रहा है। सर, मेयर साहब कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं, ये जो आपदा है ये क्वालिफाई करती है एज नेशनल कैलामिटी? देखिए, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है डे टू डे जो है हमारी जो है जितने भी नुकसान हो रहा है उसको मॉनिटर कर रही है, वो चाहे जान का हो, चाहे वो आपका माल का हो, चाहे वो लैंड्स का हो। तो उसके अनुसार जो जब अथॉरिटी को लगेगा तो वो डेफिनेटली जो है उसको नेशनल लेवल पे ले जाती हैं और वहाँ पर करवा देती हैं। ये कौन अथॉरिटी है, कौन लोग हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, और किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये क्या स्टेट लेवल की आपदा है या नेशनल लेवल की आपदा है? वो क्या मैकेनिज्म रहेगा उस चीज़ को डिसाइड करने का? डेफिनेटली स्टेट में जो है चीफ सेक्रेटरीज जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो, और उनके साथ जो है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रेवेन्यू सारे उसी शर्मा साहब, ओमकार शर्मा साहब, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, और पिछले एक समय से कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन पे जो है ये स्टेट में जो है एक्टिव हुआ है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है। डेफिनेटली जब इनके जो कुछ यार्डस्टिक्स जो होंगे सेंटर्स के, जब वो पूरे होंगे तो डेफिनेटली वो उसको भेजेंगे। सर, अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और एक जो बहुत बड़ा एक मुद्दा अभी तक हमने नहीं छुआ, और मैंने शुरू में ही बोला था कि उसके ऊपर हमें आना ज़रूरी है, वो है राजधानी शिमला के अंदर इस समय जो अपने आप में एक क्राइसिस बना हुआ है, वो पानी की समस्या पहली बार शिमला में नहीं हुई है, और काफ़ी विकराल रूप इस समय इस समस्या ने लिया हुआ। ऑलमोस्ट 7 दिनों से बहुत से इलाकों में, ज़्यादातर शिमला में पानी नहीं मिला है, पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई है। इधर उधर से टैंकरों की सप्लाई लोग अपने लेवल पे कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे टैंकर भी नहीं पहुंचते हैं। तो ये जो समस्या है, पानी की समस्या, ये सबको पता है कि पानी के स्रोतों में जहाँ से हमारी स्कीम्स हैं वहाँ पे गाद आ गई है, लेकिन इसका कोई स्थायी रूप से कोई इसका सलूशन तो होना चाहिए, क्योंकि राजधानी है, राजधानी के अंदर 7 दिनों तक पानी ना आना, ये इसको हम आपदा तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्राइसिस तो फिर भी है। तो नगर निगम शिमला इसके बारे में किस तरह से सोच रहा है, कैसे इस प्रॉब्लम का एक निस्तारण जो है वो होगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पिछले 5-6 दिन से शिमला नगर निगम में पानी का जो विकराल समस्या पैदा हुई है, और वो रीज़न उसका यही है कि आप हमारे जो सोर्सेज में सिल्ट आने की वजह से पानी का जो, क्योंकि हमारे जो हिमाचल में या शिमला में जितनी भी स्कीम्स है वो सारी लिफ्ट की स्कीमें हैं और वो दरिया के साथ की स्कीमें हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो, आपको मैं बताऊं कि अभी हमारे पास गिरी में अभी हम कुछ भी उठा नहीं पा रहे। सर, हमारे पास समय कम है, पर अगर आप फ्यूचर प्लान जो है उसके बारे में बता सकें, कोई वाटर स्टोरेज टैंक्स वगैरह की ऐसी कोई स्कीम है, फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखिए, मैं जैसे सतलुज हमारा जो पानी उठा रहे हैं हम उसको 2024 में दिसंबर में ला रहे हैं, उसके बाद शिमला में 24/7 की हमारी स्कीम आ रही है, उसमें शिमला में हम
लगभग 40 टैंक्स करके इकट्ठे कर रहे हैं जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जिससे कि कारण जो है शिमला का जो पानी की हमारी व्यवस्था है बहुत सुधरेगी भी। और आरवी सिस्टम में जो एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिसको टेक्निकली आप कहेंगे कि जो प्यूरीफाई ऑफ वाटर करता है, अभी तक हम ब्लीचिंग पाउडर और इसमें जा रहे थे, लेकिन आरवी सिस्टम उसको लगाने जा रहे हैं, जो जगह जगह जो जहाँ जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सब में लेगा वो प्यूरीफाई ऑफ वाटर जिसको कहेंगे हम, उसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम होगा, उसको भी लगाने जा रहे हैं। तो ये एक शिमला के नागरिकों के लिए एक बहुत ही राहत की आपने खबर दी है कि एक 24/7 की आप वाटर स्कीम ला रहे हैं। स्टोरेज टैंक्स जो हैं वो शिमला में बनाए जाएंगे, जिससे कि शायद ये जो बार बार गाद आने से जो पानी की सप्लाई डिस्टर्ब होती है वो उससे हमें फ्यूचर में निजात मिलेगी। तो इस डिस्कशन के अंदर जो है सर, मुझे लगता है कि जो दो बहुत बड़ी एक जो हमारी जहाँ पे हम निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि एक प्लान डेवलपमेंट, डंपिंग जो है वो सही जगह पे करना। आपने पहले बात की थी कुछ पेड़ों को और वेजिटेशन बढ़ाना जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो, सॉइल के ऊपर पकड़ ज़्यादा हो, और कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली जो है लोग भी एक्ट करें। नेचर के ऊपर किसी का जोर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे हम कोशिश कर सकते हैं इस आपदा के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद।